नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान के मुद्दे पर सोमवार को देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, निशाने पर बीजेपी और राज्यपाल। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट की बगावत के कारण राजस्थान में सियासी संकट में फंसी कांग्रेस सोमवार को देश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की इस सियासी लड़ाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं विधानसभा सत्र बुलाए जाने के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा के बीच पेच फंस गया है। इस मामले को लेकर शुरू से बीजेपी पर हमलावर रही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सोमवार सुबह 11 बजे देश भर के राजभवनों यानी राज्यपालों, उपराज्यपालों के आवास के बाहर बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ की मांग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान मामले को लेकर सुनवाई भी है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे पर बीजेपी हमला कर रही है। धनबल, डर और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर कर रही है। राजस्थान के राज्यपाल पर हमला बोलते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिल सके। गंदी राजनीति के लिए बीजेपी राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही है। विरोध प्रदर्शन से पहले रविवार को कांग्रेस सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान भी चलाएगी, जिसके तहत पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हुए अपनी राय जाहिर करेंगे। पूरी संभावना है कि कांग्रेस के पिछले कुछ सोशल मीडिया अभियान की तरह इस बार भी पार्टी आलाकमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपना वीडियो संदेश जारी करे। यदि ऐसा होता है तो यह राजस्थान विवाद पर सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया होगी। इस मामले पर पहली बार बोलते हुए राहुल गांधी ने शुक्रवार रात ट्वीट कर राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करने के साथ ही आरोप लगाया था कि बीजेपी राजस्थान सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र कर रही है। राहुल ने इसे राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान करार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला, ट्वीट कर बीजेपी के बारे में कही ये बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सरकार को बचाने को लेकर कांग्रेस की तरफ से सीएम अशोक गहलोत के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला मोर्चा संभाले हुए हैं। शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में जनता की निर्वाचित सरकार धरने पर बैठी है। बीजेपी जनमत की हत्या में मगन है, प्रजातंत्र बेड़ियों में है और देश खतरे में है। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि विधान और लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे। संघर्ष के इस आंधी के बाद नया दृश्य आएगा, मूल्यों और नीति का झंडा फिर से लहराएगा। वहीं सरकार बचाने को लेकर ही गहलोत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पीएम मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के बागी तेवर के बाद गहलोत बहुमत दिखाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से कल तक कोई जवाब नहीं आया है, जिसके बाद सीएम गहलोत ने राज्यपाल कमलनाथ मिश्रा से मिलने को लेकर समय मांगा था। खबरों के अनुसार राज्यपाल की तरफ से शाम 4 बजे तक मिलने को लेकर समय भी दिया गया था, लेकिन खबर है कि सीएम अशोक गहलोत अब तक मिलने के लिए नहीं गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने इशारों पर देश चलाना चाहते हैं, दोनों के लिए संविधान का कोई मतलब नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दोनों गुजरात की ही तरह अब पूरा देश भी अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों संविधान के नियमों के विपरीत देश के हर राज्य में विधायकों को खरीद कर बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं, पैसे और दबाव से चलाते हैं देश। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो पैसे के दबाव पर विधायकों को खरीदकर हर राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जिन विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की, उन्हें पैसों को जरूरत थी। किसी को 8 करोड़ का कर्ज उतारना था तो किसी को कोई और जरूरत थी। उनकी उसी जरूरत का फायदा उठाकर बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि जनता को कैसा लगेगा जब उन्हें पता लगेगा कि जिस बीजेपी से परेशान होकर, नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिया, वो कांग्रेस की सरकार गिराकर फिर से हमारे बीच आ गई। प्रधानमंत्री के शेड्यूल के अनुसार हो रहा शिलान्यास। उन्होंने कहा
कि अयोध्या में भी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मुहूर्त नहीं देखा गया, वो भी प्रधानमंत्री के शेड्यूल के अनुसार तय किया गया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि शिलान्यास ना करें, मैं ये कह रहा हूँ कि मुहूर्त के अनुसार करें। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा, इसके सबूत हमारे सामने हैं। इतना ही नहीं, इस समारोह में सिर्फ विश्व हिंदू परिषद, संघ और बीजेपी के नेताओं को ही बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि समारोह में न धर्म गुरुओं को बुलाया गया है और न रामानंदी संप्रदाय को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते कोरोना को लेकर प्रियंका ने सीएम योगी को घेरा, बोली भयावह है स्थिति, नो टेस्ट नो कोरोना की नीति छोड़े। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रति चिंता जताते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पत्र लिखकर हालात से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ भयानक दिक्कतें सामने आ रही हैं। बेड की बड़ी किल्लत है, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी से बदहाली की खबरें हैं। मैंने सीएम साहिब को पत्र लिखकर कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। यूपी सरकार को हट छोड़कर एक पारदर्शी और जनहित वाली नीति अपनाने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से अब गांव देहात भी अछूते नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना की नीति अपना रखी थी और अब कोरोना के मामले विस्फोट की स्थिति में है। जब तक पारदर्शी तरीके से टेस्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी और हालात और भयावह हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बेहद दयनीय है। कई जगह लोग कोरोना से नहीं बल्कि सरकार की व्यवस्था से डर रहे हैं और टेस्ट के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। इस पर समय रहते लगाम न कसी गई जो तो कोरोना की लड़ाई आपदा में बदल जाएगी। उन्होंने आगे कहा, सरकार ने 1.5 लाख बेड का दावा किया था, लेकिन 20,000 सक्रिय केस आने पर ही बेडों को लेकर मारामारी मच गई है। अस्पतालों में लगी भीड़ को देखते हुए सरकार मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बनवा रही है? चिकित्सीय सुविधा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं, जबकि कई केंद्रीय मंत्री भी यूपी से हैं। आखिर बनारस, लखनऊ और आगरा आदि में अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? उन्होंने सुझाव दिया कि डीआरडीओ, सेना और पैरामिलिट्री द्वारा अस्थायी अस्पतालों का संचालन किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर डीआरडीओ के अस्पताल को लखनऊ लाया जा सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में चिकित्सीय सुविधाओं का प्रयोग सीमावर्ती जिलों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन एक अच्छा कदम है, लेकिन जल्दबाजी में इसे आधी अधूरी तैयारियों के साथ लागू किया गया है, जैसे मरीजों की मॉनिटरिंग और सर्विलांस की व्यवस्था। हालात बिगड़ने पर किसे सूचना देनी होगी, मरीजों के टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करने का क्या इंतजाम होगा, इसकी पूरी मैपिंग कर जनता को जानकारी देनी चाहिए। आखिर में कांग्रेस महासचिव ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सरकार के साथ देने के लिए तैयार है। यूपी की जनता के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा इस समय पार्टी की सबसे बड़ी भावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया के पायलटों ने लगाया बड़ा आरोप, कहा अगर एयरलाइन घाटे में है तो अधिकारियों के अय्याशी पर क्यों नहीं लगाई रोक। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया के बारे में आए दिन खबर आ रही है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। दूसरी तरफ से एयर इंडिया के पायलटों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कंपनी की आर्थिक हालत खराब होने के बावजूद अधिकारी अय्याशी में लगे हैं, लेकिन उनके अय्याशी पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। बता दें कि ये आरोप पायलटों ने एयरलाइन के सीएमडी राजीव बंसल को चिट्ठी लिखकर लगाए हैं। ये चिट्ठी इंडियन कॉमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन और इंडियन पायलट्स गिल्ड की तरफ से लिखा गया है। अधिकारियों की 63 कारों पर करीब 2 करोड़ का खर्च। पायलटों ने कहा है कि सीनियर अधिकारियों को 63 कारें लीज पर दी जाती हैं। इस पर हर साल 2 करोड़ का खर्च होता है। पायलटों ने कहा कि एयरलाइन का कहना है कि वो अपने खर्चे कम कर रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो कंपनी इन खर्चों पर ध्यान क्यों नहीं देती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आपदा में भी गरीबों से कमा रही मोदी सरकार, श्रमिक ट्रेन के मुनाफे पर राहुल का वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपदा के समय में भी गरीबों से मुनाफा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल ने कहा कि देश में बीमारी के बादल छाए हैं, बावजूद इसके इंडियन रेलवे मुनाफा कमाने में जुटी है। राहुल गांधी एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना काल में इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, आपदा के मुनाफे में बदलकर कमा रही गरीब विरोधी सरकार। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से जब 25 मार्च को देश में अचानक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में फंस गए थे। इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की थी। इन ट्रेनों से
लाखों लोग अपने घरों को लौटे। इन श्रमिक ट्रेनों के किराए को लेकर भी विवाद हुआ था। जब श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई तो राज्यों ने मजदूरों से किराया नहीं लेने का ऐलान किया। इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल थे। हालांकि गुजरात, मुंबई, दिल्ली से लौट रहे मजदूरों ने शिकायत की, जब वे ट्रेन से लौट रहे थे तो उनसे किराया लिया गया। केंद्र ने सफाई देते हुए कहा था कि यात्रा का 85% केंद्र खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, जबकि 15% राज्य सरकारों को देना है। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ राज्य रोड़े अटका रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के लापता होने के पोस्टर लगे, भाजपा ने उठाई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में विभिन्न चौराहों पर केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के पोस्टर लगे हैं, जिसमें यह भी लिखा है कि ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें, गिरिराज सिंह बेगूसराय के स्थानीय सांसद हैं और इन पर मोदी सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्रालय की जिम्मेदारी है। गिरिराज सिंह के लापता होने से जुड़े पोस्टर बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, समाहरणालय, नगर पालिका चौक समेत अन्य चौक चौराहों के अलावा अन्य प्रखंडों के मुख्य स्थानों पर लगाए गए हैं। हालांकि भाजपा सांसद के पोस्टर चिपकाने की जिम्मेवारी अभी तक किसी भी दल विशेष ने नहीं ली है, पर सांसद के लापता होने का पोस्टर लगने के क्षेत्र की सियासत गर्मा गई है, जिसके साथ ही स्थानीय स्तर पर के नेताओं में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के लोगों पर सांसद को बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि गिरिराज सिंह बेगूसराय की मिट्टी से जुड़े नेता हैं। लॉकडाउन से पहले वे हर सप्ताह बेगूसराय के लोगों की बात सुनने के लिए आते थे। कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियां में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि वे कार्यकर्ताओं और आम लोगों के माध्यम से क्षेत्र का हाल लगातार ले रहे हैं। बेगूसराय में जगह जगह पोस्टर लगाए जाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे कुछ छुट्ट भैया नेताओं का कारनामा बताया है। साथ ही जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन से जांच करने व कार्रवाई करने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी की सीएम नीतीश से अपील, कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा के समय अदृश्य न रहें। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। अभी तक राज्य के 33,000 से अधिक लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को एक ट्वीट कर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर ससम्मान विनम्र विनती है कि कृपया कोरोना और बाढ़ जैसे गंभीर परिदृश्य में अदृश्य ना रहें। 130 दिन हो गए हैं, कृपया अब तो जनता के लिए घर से बाहर निकलिए। ऐसी सरकार और राजा का क्या फायदा जो मुसीबत के समय अपनी जनता को मरने के लिए भाग्य भरोसे छोड़ दे। तेजस्वी बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं बल्कि जमीन की घेराबंदी कराने दरभंगा गए थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी ने कोरोना कंट्रोल करने में सीएम नीतीश को बताया फेल, बोले 40,000 की जगह महज 10,000 टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले 33,000 से अधिक हो गए। बीते 8 जुलाई के बाद के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हर दिन औसतन 1200 से अधिक कोविड मरीज सामने आ रहे हैं। इस दौरान राज्य में रिकवरी सेट भी घटा है। हालांकि ये राष्ट्रीय औसत से अभी भी अधिक है, लेकिन हकीकत ये है कि मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लगातार अधिकारी, डॉक्टर व नेताओं के साथ ही आम आदमी लगातार कोरोना का शिकार बनते जा रहे हैं। जाहिर है बिहार की नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक वक्त में अपने आंकड़ों को लेकर इत्मीनान दिख राज्य में अचानक इतना संक्रमण कैसे होने लगा। इस बात को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला है, नीतीश सरकार को फेल करार दिया है। तेजस्वी यादव ने लगातार 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, यदि हम कोविड डेटा को देखते हैं तो यह बिहार में नेतृत्व की भारी विफलता का संकेत देता है। सरकार के स्तर पर दिशा और रणनीति का स्पष्ट अभाव है। जब न्यूनतम दैनिक परीक्षण की आवश्यकता 10,000 थी तो बिहार ने मुश्किल से 3,000 किया। परीक्षण के तहत नीतीश जी कोरोना के आंकड़े कम दिखाना चाहते थे। इसके अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, दरअसल कम टेस्टिंग की वजह से बिहार में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला और इसकी वजह से लोग तेजी से पॉजिटिव हुए। जून के बाद से रिकवरी दर में कमी आ रही है और मृत्यु दर में बढ़ रही है। आज जब प्रतिदिन परीक्षणों की मांग 40,000 है, बिहार केवल 10,000 कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव की तैयारी पूरी, इलेक्शन कमीशन की पाबंदियां फीका कर सकती है चुनावी माहौल। जी हां दोस्तों, बिहार एक महामारी के बीच में विधानसभा चुनाव देखने वाले पहले राज्य के रूप में रिकॉर्ड बुक में जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने और उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच संतुलन बनाने के काम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया और सुझावों के आधार पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग के दिशा
निर्देशों में से कुछ अगर बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के अंतिम क्या करें और क्या ना करें का हिस्सा बन जाते हैं तो चुनावों के दौरान होने वाली मेगा रैलियों की महान भारतीय परंपरा को लोग बस याद ही करते रह जाएंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर लंबी घुमावदार कतारों के दिलकश नज़ारे भी शायद ही देखने को मिले। बता दें कि इससे पहले 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। उसमें 7.18 करोड़ मतदाता थे और लगभग 57% ने मतदान किया था। राजनीतिक रूप से काफी जागरूक राज्य में बड़ी मात्रा में वोटों को देखते हुए चुनाव आयोग चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के तरीके के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर रहा है। चुनाव प्रचार के लिए आयोग के सुझाव: चुनाव प्रचार करते समय या बड़ी जनसभा में शामिल होने पर मास्क पहनना होगा अनिवार्य। हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। धार्मिक स्थान सहित बड़े सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। भीड़ इकट्ठा होने वाली जगहों पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन होगा अनिवार्य। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या कम की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए बूथ के बाहर मार्किंग की जाएगी। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या तय करने, पीपीई किट के साथ चुनाव अधिकारी प्रदान करने, बटन दबाने के लिए टूथपिक, ग्लव्स का उपयोग करने और मतदाताओं के लिए बूथ के बाहर मार्किंग आदि पर विचार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव के लिए पीपीई किट के बारे में व्यवस्था, चुनाव के लिए बड़ी संख्या के कर्मचारी और बूथों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बीजेपी के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भाजपा द्वारा राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ शनिवार को राज्य के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ये धरने प्रदर्शन ऐसे समय में कर रही है जबकि राज्य में राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। पार्टी के सारे विधायक व मंत्री हालांकि जयपुर के पास एक होटल में रुके हुए हैं, इसलिए इन धरना प्रदर्शनों की अगुवाई बाकी नेता कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के साथ साथ जोधपुर व बीकानेर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को कहा था कि भाजपा द्वारा राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ कल सुबह 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे और धरना दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में जारी सियासी गहमा-गहमी के बीच बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकारें जनता के बहुमत से बनती हैं, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। राहुल गांधी ने अरोगंत बीजेपी के साथ ट्वीट कर कहा, देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती है। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान की 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सियासी घमासान। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर अशोक गहलोत ने राज्यपाल को 102 विधायकों की सौंपी सूची, कही ये बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी घमासान फिलहाल थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों ने शुक्रवार को राजभवन में 4 घंटे से अधिक समय तक धरना दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 102 विधायकों की सूची सौंपी, जिसमें उनसे सत्र बुलाने के लिए नई ओर से अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कलराज मिश्रा के रुख पर बीजेपी की भूमिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने उनसे कल एक पत्र के जरिए सत्र बुलाने का अनुरोध किया था और हमने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हम अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन यहाँ यह उल्टी गंगा बह रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में उल्टी गंगा बह रही है, जहाँ सत्ता पक्ष खुद विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम तो इसकी मांग नहीं कर रहे। गहलोत ने राज्यपाल को संवैधानिक मुखिया बताते हुए अपने विधायकों को गांधीवादी तरीके से पेश आने की नसीहत दी। गहलोत ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल कलराज मिश्रा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव पर जल्द ही फैसला करेंगे। गहलोत ने कहा कि अगर राज्यपाल के कुछ सवाल हैं तो वह सचिवालय स्तर पर समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमेशा विपक्ष मांग करता है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। यहाँ सत्ता पक्ष कह रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं विपक्ष कह रहा है कि हम ऐसी मांग ही नहीं कर रहे। यह क्या पहेली है। मुझे उम्मीद है कि कलराज मिश्रा, जिनका अपना एक व्यक्तित्व है और जिनका दिल्ली में भी पक्ष विपक्ष सम्मान करता रहा है, वह दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही सचिन पायलट नाराज चल रहे थे। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 और बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। यदि 19 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो राज्य विधानसभा की मौजूदा प्रभावी संख्या घटकर 181 हो जाएगी, जिससे बहुमत का जादुई आंकड़ा 91 पर पहुंच जाएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुमत कायम रखना आसान होगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नो टेस्ट नो कोरोना, योगी सरकार की कोविड पॉलिसी पर प्रियंका ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सलाह दी है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के मामले में हट छोड़कर पारदर्शी और जनहित की नीति अपनाए। नो टेस्ट नो कोरोना को सरकार ने बना लिया पॉलिसी। प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना की नीति अपना रखी है। इसके तहत राज्य सरकार बहुत कम टेस्टिंग कर रही है। अब राज्य में कोरोना विस्फोट की स्थिति है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।